8 मिसरों की नज़म मुकम्मल हो गई थी। अब ये नज़म किसकी तरफ इशारा कर रही थी, ये इसको भी सोचना था। पहली बार इसे बुरी तरह से मोहतसम की कमी महसूस हुई थी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ वहीदान मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वहीदान मुस्तफ़ा ऑफिशियल। ये थी हमारी लास्ट लाइन और अब हम चलते हैं अपनी अगली वीडियो। नावल जन्नत के पत्ते अज़ निम्रा अहमद की जानिब। बहारें फूल चुनने के लिए गई थी और अब नीचे दरख्तों में इधर उधर भागती फिर रही थी। नेकलेस का काम अब तक इसे भूल भाल चुका था। वो आयशे के साथ एक दरख्त तले चटाई पे बैठी इसकी हिदायत के मुताबिक हाथ में पकड़े लकड़ी के टुकड़े को तराश रही थी। दोपहर की नरम सी धूप सुर्ख सनोबर के दरख्तों से छिन छिनकर इन पे गिर रही थी। एक पजल बॉक्स बनाने के लिए 507 लकड़ी के छोटे बड़े टुकड़े दरकार होते थे। खासा मेहनत तलब काम था। आयशे ने अनातोलिया के एक गांव में किसी मामर चीनी कारीगरी से ये फन सीखा था। तुम्हें वोचर्स मंगवाने की ज़रूरत नहीं थी। अब्दुर्रहमान की तो कीमती तोहफ़े देने की आदत है, यूं ही बहारे की यादें बिगड़ जाएंगी। इसकी बात पे हया ने सर उठाया। उसने ढीली चोटी बांधकर आगे को डाल रखी थी और चंद लिटें चेहरे की तरफ में झूल रही थीं। मैं तो अपनी तरफ से देना चाहती थी मगर इसने मेरी पूरी बात ही नहीं सुनी। अब ले ही आया है तो वापस क्या करना। वो सर झुकाकर रंदा लकड़ी के टुकड़े पे आगे पीछे रगड़ने लगी। लकड़ी की बारीक रोल शुदा चिप्स से नीचे गिर रही थी। और वहाँ बहारे ने तुम्हारे लिए कुछ खरीदा था। इसे लगा उसने तुमसे इस दिन बहुत बदतमीजी करती थी। अच्छा, क्या खरीदा है? वो दम मुस्कुराहट के साथ पूछने लगी। एक रेशमी स्कार्फ है। मगर मैं तो सर पे स्कार्फ नहीं लेती। बेख्तियार इसके लबों से निकला। फिर पछताई कि इसके तोहफे के लिए ऐसे तो नहीं कहना चाहिए। कोई बात नहीं, तुम गर्दन में ले लेना। हाँ, ये ठीक है। वो मुस्कुराकर दोबारा रंदा लकड़ी पे रगड़ने लगी। तुम्हें पता है आयशे, जब मैं छोटी थी ना 10-11 साल की, तब मुझे स्कार्फ पहनने का बहुत शौक था। मगर मेरे अब्बा और ताया फुरकान दोनों मुझे अक्सर सर ढाँपने को कहा करते थे। इन्हें ऐसे बहुत अच्छा लगता था। मेरी अम्मा भी चाहती हैं कि मैं सर ढका करूं ताकि मेरे चेहरे पे नूर आ जाए और मैं अल्लाह ताला के बहुत करीब हो जाऊं। उन्होंने मुझे कुरान हिफ्ज़ करने के लिए एक इस्लामिक स्कूल में भी दाखिल कराया, मगर मैं वहाँ से तीसरे रोज़ ही भाग आई। तब मेरा स्कार्फ पहनने को बहुत दिल चाहता था, तो क्यों नहीं लिया। जवाबन हया ने धीरे से शाने उचकाए। मुझे आहिस्ता आहिस्ता समझ आ गई कि मेरा फेस कट ऐसा है कि मैं स्कार्फ में अच्छी नहीं लगूंगी। वो कहकर सर झुकाया काम न करने लगी। ऐसे इसी तरह हाथ रोके इसको देख रही थी। किसको? हाँ, इसने नासमझी सर उठाकर आयशे को देखा। तुम किसको स्कार्फ में अच्छी नहीं लगोगी? लोगों को और कैमरे को, मसलन तस्वीरों में, और खुद को और अल्लाह ताला को। आयशे धीरे से मुस्कुराई। इसकी सब्ज आंखें नरम धूप में सुनहरी लग रही थीं। हो सकता है तुम अल्लाह ताला को स्कार्फ में बहुत अच्छी लगती हो। वो एकदम बिल्कुल सुन हुई आयशे को देखने लगी। तुमने एक दफ़ा मुझसे पूछा था हया कि मैं हर वक्त स्कार्फ क्यों पहनती हूँ। आयशे सर झुकाए लकड़ी के टुकड़े का किनारा तराशते हुए कह रही थी। मैं तुम्हें बताऊं, मेरा भी दिल करता है कि मैं वो खूबसूरत मलबूसात पहनूं जो ब्यू कदा में इस्तांबुल या इटली और स्पेन की लड़कियां पहन कर आती हैं, बिल्कुल जैसे मॉडल्स पहनती हैं। और जब वो ऊंची हील के साथ रैंप पर चलती आ रही होती हैं तो एक दिन इनको दुनिया मशहूर होकर देख रही होती है। मेरा भी दिल करता है कि मैं भी ऐसे स्मार्ट और ट्रेंडी डिज़ाइन से लिबास पहनकर जब सड़क पर चलूं तो लोग मुतासिर होकर मुझे देखें। लेकिन वो सांस लेने को रुकी। हया बिना प्लग झपके सांस रोके इसे देख रही थी। लेकिन फिर मुझे एक ख्याल आता है, ये ख्याल कि एक दिन मैं मर जाऊंगी जैसे तुम्हारी दोस्त मार गई थी और मैं इस मिट्टी में चली जाऊंगी जिसके ऊपर मैं चलती हूँ। फिर एक दिन सूरज मगरब से निकलेगा और ज़मीन का जानवर ज़मीन से निकलकर लोगों से बातें करेगा और लाल आंधी हर सो चलेगी। इस दिन मुझे भी सबके साथ उठाया जाएगा। तुमने कभी ओलंपिक्स के वो स्टेडियम्स देखे हैं जिनमें बड़ी बड़ी स्क्रीन्स नस्ब होती हैं, और मैं खुद को एक ऐसे स्टेडियम में देखती हूँ।
मैदान के ऐन वस्त में खड़े, स्क्रीन पे मेरा चेहरा होता है और पूरा मैदान लोगों से भरा होता है। सब मुझे ही देख रहे होते हैं और मैं अकेली वहाँ खड़ी होती हूँ। मैं सोचती हूँ, हया, अगर इस वक्त मेरे रब ने मुझसे पूछ लिया कि अनातोलिया की आयशे, अब बताओ तुमने क्या किया? ये बाल, ये चेहरा, ये जिस्म, ये तो सब मैंने तुम्हें दिया था। ये ना तुमने मुझसे मांगकर हासिल किया था और ना ही इसकी कीमत अदा की थी। ये तो मेरी अमानत थी, फिर तुमने इसे मेरी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल क्यों नहीं किया? क्या तुमने इससे वो काम किए जिनको मैं ना पसंद करता हूँ? तुमने उन औरतों का रास्ता क्यों चुन लिया जिनसे मैं नाराज़ था? मैंने इन सवालों के बहुत जवाब सोचे हैं, मगर मुझे कोई जवाब मुतमईन नहीं करता। रोज़ सुबह स्काफ लेने से पहले मेरी आंखों के सामने इन तमाम हसीन औरतों के दिल कश सरापे गर्दिश करते हैं जो टीवी पे मैंने कभी देखी होती हैं, और मेरा दिल करता है कि मैं भी इनका रास्ता चुन लूँ, मगर मुझे वो आखिरी अदालत याद आ जाती है। तब मैं सोचती हूँ कि इस दिन अल्लाह को क्या जवाब दूँगी। मैं तराजू के एक पड़े में वो सराबा डालती हूँ जिसमें मैं ख़ुद को अच्छी लगती हूँ और दूसरे में वो जिसमें मैं अल्लाह ताला को अच्छी लगती हूँ। मेरी पसंद का पलड़ा कभी नहीं झुकता, अल्लाह ताला की पसंद का पलड़ा कभी नहीं उठता। तुमने पूछा था ना कि मैं स्कार्फ क्यों लेती हूँ? उसे मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं अल्लाह को ऐसे अच्छी लगती हूँ। वो अब छुरे की नोक से लकड़ी के किनारे में खम डाल रही थी। लड़कियां समंदर की रेत की मानद होती हैं, हया। यहाँ पड़ी रेत अगर साहिल पे हो तो कदमों तले रौंदी जाती है, और अगर समंदर की तह में हो तो कीचड़ बन जाती है। लेकिन इसी रेत का वो जर्रा जो खुद को एक मजबूत सीप में ढक ले, वो मोती बन जाता है। जौहरी ऐसे एक मोती के लिए कितने सीप चुनता है और इस मोती को मखमले डब्बों में बंद करके महफूज तिजोरियों में रख देता है। दुनिया का कोई जौहरी अपनी दुकान के शोकेस में असली ज्वेलरी नहीं रखता, मगर रेत के जर्रे के लिए मोती बनना आसान नहीं होता। वो डूबे बगैर सीप को कभी नहीं पा सकता। और आप सबसे गुजारिश है, मेरा यूट्यूब चैनल वहीदान मुस्तफ़ा ऑफिशियल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये सब आपके साथ से ही मुमकिन है। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।